Morning students beta, my name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mudra classes Delhi in collaboration with शाश्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी। चलिए बेटा बात करते हैं, लास्ट क्लास से बात करें तो बेटा हमारा वेक्टर चल रहा था। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा लास्ट क्लास में हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन चल रही थी। उसमें हमने क्या पढ़ लिया था बेटा, उस हमने बेसिक चीज जो पढ़ी थी बेटा उसको हम एक बार देख लेते हैं। r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर था, ठीक है, जहाँ पे ए वेक्टर बेटा मेरा फिक्स पॉइंट था, फिक्स पॉइंट, ठीक है ना, और जो बी वेक्टर था बेटा वो मेरा डायरेक्शन था, और बेटा जो आर वेक्टर था बेटा वो मेरा क्या था बेटा, वेरिएबल था। क्या था? वेरिएबल पॉइंट था, ठीक है ना। इतना बेटा हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा बेटा हमने और क्या पढ़ा था बेटा, इसके अलावा बेटा हमने पढ़ा था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R1 R2 R3 इज इक्वल टू इधर A1 A2 A3 प्लस लैम्डा B1 B2 और ये B3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये हमने पढ़ा था कि इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा बेटा हमने क्या पढ़ा था बेटा, इसके अलावा बेटा हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े थे। किसके बेटा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सीधा निकालने का तरीका मैं इससे आपको बताता हूँ कि मुझे लैम्डा निकालना होता है। लैम्डा कैसे निकलेगा? देखो, R1 का मतलब x बोल देता हूँ, x माइनस A1 अपॉन B1 होगा। देखो ये लैम्डा कैसे निकलेगा, ये वाला लैम्डा जब A1 मेरा R1 के साथ जाएगा, ठीक है, और जो B1 है बेटा वो डिवाइड हो जाएगा तो मेरा लैम्डा निकल जाएगा इज इक्वल टू y माइनस A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस A3 अपॉन B3। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इन 3D कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए 3D, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा और हमने क्या पढ़ा था बेटा, और हमने पढ़ा था बेटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, कि अगर ये मेरा लैम्डा है, तो यहाँ से x कितना निकल गया बेटा, देखो मेरा x निकल गया A1 प्लस लैम्डा B1, ठीक है, y कितना निकल गया बेटा A2 प्लस लैम्डा B2, और z कितना निकल गया बेटा A3 प्लस लैम्डा B3, ठीक है। ये बेटा मेरे कार्टेशियन वो क्या निकले थे बेटा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकले थे, ठीक है ना। इतना बेटा हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। 1 2 ये वाला हमारा दूसरा, और बेटा तीसरा हमारा ये कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है ना। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था बेटा, इसके अलावा बेटा हमने स्क्यू लाइंस और ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है ना। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है बेटा, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। मतलब बेटा आपको दो लाइन दे रखी हैं, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट निकालना है, ठीक है। तो बेटा कभी भी अगर आपको 3D के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, ठीक है, तो हम किस तरह निकालते हैं वो मैं आपको समझाता हूं, जरा समझना। देखिए बेटा मुझे L1 क्या दे रखा है बेटा, देखो मुझे 3 केसेस दे रखे हैं, A B C और D, ठीक है। तो 4 केस दे रखे, तो हम किसी एक दो को निकाल लेते हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए के अंदर। ए के अंदर बेटा अगर मैं देखो बेटा कभी भी अगर आपको 3D के अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करिए बेटा, उस लाइन के लिए बेटा उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। सर इससे फायदा क्या होगा बेटा, देखो पहली बात समझिए कि ये मेरी लाइन है, ठीक है, तो बेटा इस पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालिए पहले L1 के थ्रू, ठीक है ना। उसका बेटा इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालिए फिर L2 के थ्रू। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब मैं L1 के थ्रू निकालूंगा तो बेटा उसमें रहेगा लैम्डा, जब मैं L2 के थ्रू निकालूंगा तो बेटा उसमें रहेगा म्यू, रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। दो अननोन और इक्वेशन कितनी है बेटा, 3 इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन कैसे, एक बेटा करस्पॉन्डिंग होगी x के करस्पॉन्डिंग, एक होगी y की करस्पॉन्डिंग, और बेटा एक होगी z की करस्पॉन्डिंग। क्या तीन इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो क्या आप दो वेरिएबल निकाल सकते हो? अगर आपकी, क्योंकि अगर वो इसके करस्पॉन्डिंग निकालूंगा तो भी इसी पॉइंट का निकलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग निकालूंगा तो भी इसी पॉइंट का निकलेगा, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं मैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा आप इससे आप इन तीनों की इक्वेशन से दो अननोन निकालिए, आपका बेटा पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो सर इसमें भी कई सारे कॉन्सेप्ट आगे यूज करेंगे, उसके बारे में भी बात करते हैं, पहले हम निकालना सीखते हैं कि निकाल देंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए बेटा इसका मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कौन सा, फर्स्ट लाइन की बात चल रही थी, फर्स्ट लाइन ऊपर वाली है, हाँ। क्या हो जाएगा बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बेटा उसका हो जाएगा देखिए 1 प्लस लैम्डा 2। अगर आप ध्यान से देखें, देखो मैंने आपको बताया था A1 प्लस लैम्डा B1,
किसका, इसका देखो a1 प्लस लैम्डा b1 निकल गया, दूसरा a2 प्लस लैम्डा b2 और तीसरे का a3 प्लस लैम्डा b3। ये तो मेरे कार्टेशियन थे जो मैंने यहाँ पे निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्या हो गया, बेटा मेरा कोऑर्डिनेट निकल चुका है। हाँ जी, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब सर एक बात और हम जानते हैं बेटा, अगर मुझे किसी भी पॉइंट को, मान लो ये इंटरसेक्ट पॉइंट मेरा P है, अगर मुझे इस P पॉइंट को अज्यूम करना है तो किस फॉर्म में अज्यूम करूंगा बेटा, वो कार्टेशियन नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। सॉरी बेटा, उल्टा बोल दिया था मैंने। अगर मुझे P पॉइंट को अज्यूम करना है तो बेटा मैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में अज्यूम करूंगा, और पैरामेट्रिक फॉर्म बेटा मुझे ये रखिए। ठीक है, तो बेटा इसकी क्या आ जाएगी बेटा, इसकी हो जाएगी वन प्लस टू लैम्डा एक्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, -1 माइनस 3 लैम्डा वाई का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, और बेटा प्लस 10 प्लस 2 लैम्डा जेड का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ये मेरा एक्स का, ये मेरा वाई का, और बेटा ये मेरा जेड का। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब हम निकालते हैं बेटा किसका बेटा अब हम निकालते हैं बेटा सेकंड लाइन का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा बेटा, देखो 4 प्लस 3 म्यू, दूसरा -3 माइनस 4 म्यू, और बेटा तीसरा -1 प्लस 7 म्यू। ठीक है ना, तो बेटा ये मेरा हो गया, ये रहा 4 प्लस म्यू -3 माइनस 4 म्यू और -1 प्लस 7 म्यू। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, x को इक्वल करूंगा, y को इक्वल करूंगा, और बेटा z को इक्वल करूंगा। ठीक है ना, अब बेटा आपको यहां से किसी भी दो इक्वेशन को लेके लैम्डा 1 और म्यू को निकाल लेना है। क्या करना है बेटा, लैम्डा और म्यू को निकालना है। तो देखिए बेटा मेरे पास क्या आएगा, देखो एक काम करो, देखो ये लैम्डा म्यू है, ये लैम्डा म्यू है। ठीक है ना, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, देखो मैं पूरे को एक तरफ लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 लैम्डा म्यू उधर आ गया, 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 3, और नीचे क्या मिलेगा बेटा, मुझे नीचे मिलेगा -3 लैम्डा प्लस का 4 म्यू इक्वल टू -2। आएगा, नहीं आएगा? बेटा पूरे इक्वेशन का मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, 8 लैम्डा माइनस 8 म्यू इक्वल टू 12। ये क्या है, -3 लैम्डा प्लस 4 म्यू इक्वल टू -2। अगला काम क्या हो गया बेटा, ऐड कर दूं, ऐड करते ये कट गया, यहाँ से मुझे क्या मिल गया 5 लैम्डा, और बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया 10। तो बेटा लैम्डा मेरे पास कितना आ गया, 2। ठीक है ना, लैम्डा को 2 डालो, म्यू कितना आ गया बेटा, म्यू मेरे पास आ गया 1। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, अब आप क्या करना है आपको, देखो बेटा यहाँ पे आपके पास लैम्डा और म्यू आए, ठीक है ना, बट फिर से काम की बात कि सर मुझे अगर लाइन पैरेलल नहीं हुई तो, सॉरी अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हुआ तो क्या होगा। तो बेटा देखो यहाँ पे मेरे पास 4 चीजें होंगी। क्या चीजें होंगी, 4 चीजें होंगी। ठीक है, पहला बात, आप लैम्डा और म्यू को निकालोगे। ठीक है, आप लैम्डा और म्यू को निकालने का प्रयास करोगे। क्या करोगे, प्रयास करोगे। ठीक है, और अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल जाती हैं दो इक्वेशन से, किसी भी दो इक्वेशन से आपकी लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल जाती हैं, तो बेटा आप उन वैल्यूज को उठा के तीसरे इक्वेशन में डालोगे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? आप उनको उठा के तीसरे इक्वेशन में डालोगे। अगर वो दोनों तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती हैं, क्या कर देती है, सेटिस्फाई, जैसे मेरा लैम्डा आया 2, म्यू आया 1, तो जो थर्ड इक्वेशन है इसमें, हाँ जो मेरी थर्ड इक्वेशन है बेटा, इसमें अगर बेटा मैं इसको डालता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, -10 प्लस, ये -10 था ना, 2 मिनट रुकिए, -10 था, क्या था, किधर गया ये बेटा +10 है, 2 मिनट रुकिए, चेक कर लेता हूं मैं, -10, 2 मिनट रुकिए, ये माइनस बोलना चाह रहा है, इसका मतलब बेटा ये माइनस होगा, ध्यान रखिएगा, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, ये माइनस होगा फिर हमारा। ठीक है, हाँ तो ये कितना हो गया, -10 प्लस 2 इंटू 6 हो गया, और बेटा इधर मुझे क्या मिलेगा बेटा, इधर मुझे मिलेगा -1 प्लस 7 इंटू 1, तो बेटा इधर से मुझे क्या मिला 6, इधर से मुझे क्या मिला 6। क्या दोनों सेटिस्फाई हुए? अगर बेटा ये सेटिस्फाई कर देते हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज हमारी थर्ड इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देती हैं, तो बेटा जो दोनों लाइंस हैं बेटा वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगी बेटा, अगर मेरी म्यू और लैम्डा जो है वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, तो बेटा वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, आपके लैम्डा और म्यू निकल चुके हैं, किसी भी पॉइंट में डालो जो आपको पॉइंट दे रखा है।
अपना लैम्डा व्यू इनमें डालो, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर बेटा सेटिस्फाई नहीं करती, नॉट सेटिस्फाई, अगर नॉट सेटिस्फाई करती है मतलब अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती बेटा, इसका मतलब हो गया बेटा कि बेटा जो मेरी लाइंस हैं वो स्क्यू लाइंस हैं। क्या है? स्क्यू लाइंस हैं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती मतलब वो स्क्यू लाइंस। हम जानते हैं स्क्यू लाइंस कुछ इस तरह से होती है, एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी, ठीक है। मतलब उनकी किसी दो वैल्यूज के लिए अगर मैं ये लाइन जोड़ता हूँ तो कोई एक दो वैल्यूज उनकी ऐसी आएंगी जो सेम आएगी, ठीक है, बट एक वैल्यू उनकी डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर मुझे वर्टिकल आती हुई दिखाई देंगी, बट वो रियलिटी में कभी भी उसको इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, इसलिए दो वैल्यूज तो निकल जाती हैं बट तीसरी वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, ठीक है। तो बेटा ये होती है स्क्यू लाइंस, ये होती है स्क्यू लाइंस, ठीक है। और कौन सा केस पॉसिबल है बेटा, और कौन सा केस पॉसिबल है? ठीक है, अगले केस की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा तो अगले एग्जांपल में अगले केस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए समझिएगा, अगला क्वेश्चन बेटा अगला लिया हमने फोर्थ केस। कौन सा? फोर्थ केस। फोर्थ केस कौन सा है बेटा? ये रहा बेटा। देखिए अगर मैं बेटा इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो पहला काम तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए, सॉरी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखिए। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगा? देखो फोर्थ का देख लेते हैं बेटा। देखो 0 + 3 लैम्डा, 0 + 2 लैम्डा और बेटा 2 + लैम्डा, ठीक है। इसका 3 + 6 लैम्डा, 2 + 4 लैम्डा और बेटा 3 + 2 लैम्डा, ठीक है। ये मेरे पॉइंट निकल गए, ये रहे, ठीक है ना। अब दोनों को इक्वेट कर दूं, इक्वेट कर दिया तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिला बेटा? मुझे यहाँ से मिला पहला जब मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया तो मुझे लैम्डा मिला, लैम्डा = 1 + 2, ठीक है। जब आपने बेटा सेकंड कोऑर्डिनेट y को इक्वेट किया बेटा तो बेटा फिर से आपको लैम्डा = 2 में मिला, ठीक है। और बेटा जब आपने थर्ड को इक्वेट किया बेटा, आपको थर्ड को इक्वेट करने पे फिर से वही मिला, लैम्डा = 2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आपको लैम्डा और म्यू निकलेंगे ही नहीं। तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा कि अगर कभी भी आपकी तीनों लाइन सेम आती है, अगर कभी भी आपकी तीनों लाइन सेम होती है, इसका मतलब मेरी लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक लाई करने वाली लाइन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब ये लाइन ये और दूसरी भी इसी के ऊपर एज इट इज, ठीक है ना। अगर बेटा तीनों में से कोई दो सेम जाती है, क्या जाती है बेटा? तीनों में से कोई देश से दो सेम निकलती है, इसका मतलब जो मेरी लाइन है वो क्या है बेटा? मेरी पैरेलल लाइन से। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर तीनों सेम तो कोइंसिडेंस, और अगर पैरेलल, अगर दो सेम तो पैरेलल, ठीक है। नोट देखिए बेटा, नोट बेटा सिंपल सा नोट है। अगर बेटा मेरी दो वेक्टर्स की बात करूं, अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो बेटा मैं दो वेक्टर्स के सम की दो वेक्टर से अपना रिजल्टेंट 0 बना सकता हूं। वही लिखा हुआ है, फॉर कोप्लेनर वेक्टर टू वेक्टर्स आर एनफ टू मेक रिजल्टेंट 0। मतलब अगर मैं कोप्लेनर हूं, अगर वेक्टर्स मेरे कोप्लेनर हैं और मुझे 0 बनाना है, आपसे कोई पूछे कि भाई मिनिमम कितने को वेक्टर्स लूं कि मेरा रिजल्टेंट 0 आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि बेटा अगर कोप्लेनर है तो बेटा दो वेक्टर्स काफी हैं, ठीक है ना। बट बेटा अगर मेरा वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है, अगर मेरे वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है तो बेटा मुझे मिनिमम से मिनिमम बेटा 4 वेक्टर लेने पड़ेंगे अपने रिजल्टेंट को 0 बनाने के लिए। कितने? 4 वेक्टर, ठीक है। अगर आपको याद हो तो देखिए मैं फिगर बनना चाह रहा हूं कुछ इस तरह से। देखिए देखो बेटा, जैसे एक वेक्टर मेरा ये हो गया, एक वेक्टर मेरा ये हो गया, ठीक है। अब बेटा ये दो वेक्टर हम जानते हैं, दो वेक्टर हम कभी भी लेते हैं तो बेटा ये ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ठीक है। तो बेटा अगर मुझे इसको नॉन कोप्लेनर बनाना है, अगर मुझे इसको नॉन कोप्लेनर बनाना है तो एक वेक्टर और ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? सभी को नहीं आ रही? कि अगर मैं कोई भी दो वेक्टर लेता हूं तो वो ऑलवेज कोप्लेनर है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो बेटा अगर मुझे नॉन कोप्लेनर बनाना है तो मुझे एक वेक्टर और बनाना पड़ेगा। मान लो बेटा ये वाला जो वेक्टर जा रहा है ये नॉन कोप्लेनर है, आप एज्यूम कर लेना कि ये बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। अगर आपको याद हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन बाहर निकलता हुआ, ध्यान है ये केमिस्ट्री में, मतलब ऐसा बाहर निकलता हुआ रिप्रेजेंट हो जाता है जो चौड़ा होता है। 2 मिनट की मैंने फिगर सही नहीं बनाया, ट्राई करता हूँ। कुछ इस तरह से शो करता है केमिस्ट्री में अगर कोई चीज बाहर निकल रही होती है तो। ठीक है, हाँ, मतलब ये मेरा वेक्टर जो है बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब बेटा ये बताओ, अगर ये बाहर निकल रहा है, अगर मुझे इसको रिजल्टेंट 0 लेना है तो मैंने आपसे कहा था रिजल्टेंट 0 कब आता है? जब मेरा फिगर क्या हो? क्लोज फिगर हो, याद है? ठीक है। तो ये क्लोज कब बनेगा? जब बेटा मुझे इसमें एक वेक्टर और जोड़ना पड़ेगा वापस अंदर जाते हुए का, कुछ इस तरह से।
कुछ शेप समझ में आ रही है? ऐसी शेप आपने शायद देखी भी होगी, ठीक है। हाँ, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि क्या बोलूँ उसको मैं, क्या बोल रहे हैं इसको, चैन फॉर्म। हाँ, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, तो चैन फॉर्म बोल सकते हैं इसको आप, चैन फॉर्म बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में ये वाले फिगर आपको उसमें समझाए जाते हैं, किसमें, आइसोमरेज के अंदर समझाए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा अगर आपको कभी भी 3D के अंदर नॉन कोप्लेनर में अगर आपको वेक्टर्स लेके जीरो रिजल्टेंट सम देना है तो बेटा मुझे मिनिमम 4 चाहिए। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बेटा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा मेरे पास तो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है बेटा 2 वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है बेटा 3 वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा? 2 वेक्टर प्रोडक्ट, और बेटा एक होता है बेटा 3 प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब बेटा मैं इनको फर्दर दो दो चीजों में डिवाइड करता हूँ। 2 के अंदर होता है बेटा स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है बेटा मेरा वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। अच्छा 3 पे बेटा सेम चीज होती है बेटा, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बेटा एक होता है मेरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब एक बात आगे बढ़ते हैं। वेक्टर बिटवीन 2 वेक्टर इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ आर वेक्टर्स। काम की बात बेटा ध्यान रखना, दो 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 चीजों में प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों मेरी वेक्टर्स हों। जब दोनों मेरे क्या हों? वेक्टर्स हों। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये, अगर मैं करना चाहूं, मुझे दे रखा है ए वेक्टर, अगर मैं 3 इंटू ए वेक्टर करना चाहूँ, ठीक है, तो बेटा ये जो डॉट है ना, ये वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, इसको मैं डॉट प्रोडक्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मुझे डॉट या स्केलर चाहिए तो बेटा दोनों को ही मेरा क्या होना पड़ेगा? वेक्टर प्रोडक्ट होना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। जैसे मैंने लिया बेटा ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, तो बेटा ये मीनिंगलेस है, बोथ आर मीनिंगलेस। दूसरा मैंने लिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी क्या है? मीनिंगलेस है। सर क्यों मीनिंगलेस है? बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन चुका है बेटा, ये मेरा बन चुका है स्केलर, ठीक है, और ये क्या है? वेक्टर। वेक्टर डॉट स्केलर पॉसिबल नहीं है। ये फिर से वेक्टर, ये मेरा स्केलर, वेक्टर क्रॉस स्केलर पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वेक्टर प्रोडक्ट सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों क्वांटिटी मेरी वेक्टर हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट की। इसकी स्केलर प्रोडक्ट की बेटा, स्केलर प्रोडक्ट को बेटा हम एक नाम और बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या बोलता है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होगा बेटा? ए डॉट बी, ठीक है ना। वैल्यू क्या होती है बेटा इसकी? बेटा ए डॉट बी की वैल्यू होती है बेटा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्या होती है बेटा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 0 टू पाई। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? वेक्टर ए इज ए वेक्टर बट वेक्टर ए का स्क्वायर बेटा स्केलर होता है। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर मैं कभी भी बोलता हूं ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, तो बेटा ये हमेशा स्केलर होता है। सर स्केलर क्यों? क्योंकि बेटा ये कभी हम लिखते हैं ना वेक्टर ए का स्क्वायर, ये एक्चुअल में बेटा डॉट प्रोडक्ट शो करता है। क्या शो करता है बेटा? ये एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट शो करता है, मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा? ये होता है मेरा स्केलर, ठीक है ना। तो अगर मैं डॉट ए का स्क्वायर करूंगा तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा बेटा? ये स्केलर हो जाएगा, ठीक है। और सर अगर मैं क्यूब कर दूं तो, अगर मैं क्यूब कर दूं तो मैं बोलूंगा मीनिंगलेस। सर मीनिंगलेस क्यों बोलूंगा? बेटा मैंने अभी तो बताया था 3 वेक्टर को डॉट 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 मीनिंगलेस क्यों? क्योंकि जैसे ही 2 में डॉट लगा जाएगा वो स्केलर बन जाएगा, और स्केलर बनते ही गपला, ठीक है, स्केलर बनते ही गपला, ठीक है। हाँ चलिए बेटा, इसलिए बेटा स्केलर प्रोडक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो खास कंडीशन लगती है, ऐसे ये मैंने लिखा ये पॉसिबल नहीं है। तो स्केलर प्रोडक्ट सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अंदर वाला जो ब्रैकेट में हम ले रहे हैं ना, ये अंदर वाला, ये मेरा इसमें डॉट की बजाय इसमें क्रॉस हो। अगर मैं इसमें क्रॉस ले लेता हूँ, दिख रहा है, अगर मैं इसमें डॉट की बजाय क्रॉस ले लेता हूँ बेटा, तो बेटा अब ये वाली क्वांटिटी मेरे पास हमेशा वेक्टर के फॉर्म में ही रहेगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब 3 की बात करते हैं तो ये वाले केस लगते हैं, ये वाले। अब देखो ये मेरा वेक्टर निकला और ये भी मेरा वेक्टर निकला, अगर बीच में मैंने वेक्टर लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, तो मुझे रिजल्टेंट भी वेक्टर ही मिलेगा, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये मेरा वेक्टर है और ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर है, और अगर डॉट लगा दिया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे स्केलर मिलेगा, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इनके बारे में वैसे आगे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है बेटा
बेटा देखिए, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बोलता हूँ तो बेटा स्केलर होता है। क्या होता है बेटा? ये स्केलर होता है। समझ आता हूँ कैसे होगा इसको बेटा। हम बोलते हैं मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? इसको बोलूंगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस में 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है ना, ये इसका पूरा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या बोल रही है? इंपॉर्टेंट कंडीशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है कि अगर कभी भी आपको दे रखा है मॉड ए प्लस मॉड बी का, सॉरी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड इस कंडीशन, देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज। देखो बेटा, अगर कभी भी आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, एग्जामिनर क्या कहता है बेटा, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको गिवन कंडीशंस होती है। क्या होती है बेटा? आपके लिए गिवन कंडीशंस होती है। ठीक है, हम इनको बोलते हैं कई बार हिडन कंडीशन भी बोल सकते हो आप इसको। मतलब देता कुछ है बोलता कुछ है। अगर कभी भी वो आपको इसे दे रहा है तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, वो आपको समझ याद रहना चाहिए कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहा है, उसका मतलब आपको याद रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अगर मॉड लगा हो तो मॉड को न्यूट्रलिफाई करने का तरीका क्या होता है बेटा? इसकी स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो बेटा? उसकी स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? मुझे मिल जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। और बेटा इधर मुझे क्या मिलेगा? मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बेटा यहाँ से मुझे क्या आ गया बेटा? यहाँ से आ गया मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी cos थीटा। सर ये कैसे आया, ये कैसे आया बेटा? देखो ये लिखा हुआ, इसका लिखा था मैंने फॉर्मूला। ठीक है, मैंने कहा डॉट लूंगा, मैं 10वीं का डॉट लूंगा। तो पहले ए डॉट ए कितना होगा बेटा? ए डॉट ए बेटा मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर, बी डॉट ए डॉट बी ये होगा, और बी डॉट ए यही होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं बी डॉट बी स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला होगा नहीं होगा बेटा? जहाँ जहाँ ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया बेटा, मुझे cos थीटा कितना मिल गया? 1। और बेटा cos थीटा 1 किस पे होता है बेटा? 0 पे। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी मेरे क्या है? पैरेलल है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अगर कभी भी एग्जामिनर ये देता है इसका मतलब मेरी वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है? पैरेलल है। तो सर पैरेलल होने का मतलब क्या है? पैरेलल होने का मतलब क्या है? मैंने बोला मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर। अगर मुझे मॉड ए बोल दिया प्लस मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर बोल दिया, रुकिएगा जरा बेटा, मॉड बी वेक्टर अगर बोल दिया, ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या बोला? मैंने बोला वेक्टर ए और पैरेलल है वेक्टर बी के। तो सर इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब हम थोड़ी देर हमने पहले ही पढ़ा था, वेक्टर ए अगर वेक्टर बी के पैरेलल है, इसका मतलब मैं वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी बोल सकता हूँ। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को भी? ठीक है, हाँ। तो कभी भी क्वेश्चन में मुझे अगर ये चीज यूज मुझे करनी होती है, ठीक है, तो एग्जामिनर बजाय इसको बोलने के वो इसको बोलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये पता होना चाहिए किसका मीनिंग क्या है, किसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेस एनालिसिस। ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बेस्ड ऑन थीटा, थीटा पे बेस्ड स्टडी देख लीजिए। सिंपल सी बात है बेटा, अगर मेरे पास थीटा और ए डॉट बी, अगर बेटा मेरा थीटा 0 होगा, अगर मेरा थीटा क्या होगा? 0 होगा, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा बेटा मॉड ए मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी। ठीक है ना। अगर बेटा मेरा थीटा पाई होगा तो बेटा मुझे मिलेगा माइनस मॉड ए मॉड बी। मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा, अगर बेटा मेरा थीटा 0 होगा तो बेटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा? डॉट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 90 कितना होता है? 0। ठीक है ना। तो बेटा यहां से एक चीज और, अगर मेरे पास डॉट का भी पॉजिटिव आता है, डॉट को क्या बोलता हूं मैं बेटा? मैं डॉट को बोलता हूं, मैं बेटा डॉट को बोलता हूं क्या, जरा समझना। मेरे पास डॉट होता है बेटा, बेटा चलिए डॉट, एक मिनट, हाँ जी, मेरे पास डॉट क्या होता है जरा समझना। मेरे पास होता है ए डॉट बी। क्या होता है बेटा? ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव होगा नहीं होगा? तो बेटा कॉस थीटा का साइन होगा वो बेटा ये डिफाइन करेगा। हम जानते हैं कॉस पॉजिटिव कब होता है?
कॉस पॉजिटिव कब होता है? 0 से लेके 90 में, और नेगेटिव कब होता है? 90 से लेके 80 पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो अगर मेरा थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ पे बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ए डॉट बी जो होगा वो मेरा क्या होगा बेटा? वो मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर बेटा थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बेटा मेरे पास क्या होगा बेटा? मेरे पास ए डॉट बी जो होगा बेटा वो मेरा क्या होगा बेटा? वो मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा ये जो कर्व जा रहा है, देखो ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो मेरा कांस्टेंट है। ठीक है तो इसका जो ग्राफ मैक्सिमम मिनिमा किस पर डिपेंड करेगा? वेरिएबल कौन है बेटा? वेरिएबल है मेरा थीटा। जब ये मैक्सिमा तो ये मुझे मैक्सिमा दे देगा, जब ये मिनिमा तो ये बेटा ये मुझे मिनिमा दे देगा। ठीक है, तो बेटा मैक्सिमा कब देगा? देखो ये बेटा ये मैक्सिमा देगा 0 पे, मिनिमा कब देगा बेटा? देखो पाई पे, और 0 कब देगा बेटा? पाई/2 पे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैक्सिमा गया थीटा इज इक्वल टू 0 पे, मिनिमा गया थीटा इज इक्वल टू पाई पे, और 0 गया बेटा थीटा इज इक्वल टू पाई/2 पे। ठीक है, ओके ओके ओके। इसके अलावा हम क्या और क्या बोल सकते हैं बेटा? इसके अलावा बेटा एक चीज और समझना, अभी मैंने आपको बोला था बेटा अगर मैं बोलता हूं मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मैंने कहा था स्क्वायर करते ही मॉड हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करते मेरा मॉड हट जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, होगा नहीं होगा? और बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, होगा नहीं होगा? ठीक है, अब बेटा एक बात समझना, अगर कभी भी थीटा मेरा 0 हो गया, थीटा मेरा 0 हो गया, तो ये वाला अगर थीटा मेरा 0 हो गया तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? मुझे मिलेगा मॉड ए प्लस मॉड बी, पूरे का मॉड का होल स्क्वायर कितना आ गया बेटा? वो मेरे पास आ जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, स्क्वायर को नेगलीफाई कर दूं तो बेटा मेरे पास आ जाएगा मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, ये रिजल्ट बेटा अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये रहा। ठीक है, इसके अलावा बेटा बाकी रिजल्ट मेरे पास क्या आते हैं? ठीक है, बाकी रिजल्ट मेरे पास क्या आते हैं? अगर बेटा मैंने थीटा को पाई कर दिया तो क्या होगा बेटा? पाई करते ही बेटा ये वाली चीज मेरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगी। कॉस थीटा कितना होता है? -1। क्या क्लियर हो रहा नहीं हुआ? ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी। ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी ये दे दिया इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा फिर से ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? पैरेलल है। क्या है बेटा? पैरेलल है। सर पैरेलल क्यों है? क्योंकि बेटा 0 और पाई दोनों ही पैरेलल को शो करते हैं। बट सर दोनों में फर्क क्या होगा बेटा? मैं बोलूंगा फर्क ये होगा कि अगर ये आता है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होगा, और जो लैम्डा होगा वो बेटा मेरा नेगेटिव होगा। क्यों? ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग, पहला मीनिंग तो ये निकलेगा, ठीक है, और दूसरा मीनिंग क्या निकलेगा कि थीटा मेरे पास क्या है? थीटा जो मेरे पास है जो थीटा जो मेरे पास है बेटा वो मेरा पाई है, वो मेरा क्या है? पाई है। ठीक है, तीसरा मीनिंग बेटा मैं एक और बोल सकता हूं कि इससे जो मेरा निकलेगा बेटा वो मिनिमा निकलेगा। क्या देगा? मिनिमा देगा। क्या तीनों बात समझ में आई नहीं आई सभी के? एक दो, एक रिजल्ट ये हो गया, ठीक है, दूसरा रिजल्ट ये हो गया। बेटा ये रिजल्ट आप रोक के इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो मैं लिखा रहा हूँ एक बार आप देख लीजिए, मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ। थीटा 0 पे ये किया था, इसका डेरिवेशन दे रखा है। पाई पे डेरिवेशन नहीं दे रखा तो आप इसको लिख लीजिएगा, और रिजल्ट जरूर लिख लीजिएगा जो मैं रिजल्ट लिखा रहा हूँ। ठीक है ना? इधर क्या देगा? इधर मैक्सिमा देगा, इधर भी लिख लेना क्या देगा? मैक्सिमा देगा इधर। ठीक है, मैक्सिमा की कंडीशन है, और लैम्डा मेरा पॉजिटिव होगा। लैम्डा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, 0 वाले में। ठीक है, तीसरा केस क्या होगा बेटा? तीसरा होगा थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90, और बेटा 90 होते ही ये पूरा मेरा 0, ये पूरा मेरा 0। तो बेटा अगर कभी भी मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर, अगर आपको मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90।
इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसका मतलब मुझे मिनिमा मिलेगा, मिनिमा नहीं, हाँ जीरो ही मिलने वाला है, तो ये मिलेगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा 3 रिजल्ट स्टैंडर्ड है, कई बार हमको सीधे एग्जामिनर ये पकड़ा देगा, इसका मतलब मुझे ये चीज समझनी है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा ये भी चीज मेरे कई बार काम आती है, कौन सी? ये वाली चीज। यहाँ से मैं ये और बोल सकता हूँ कि जो मॉड ए डॉट बी होता है वो मेरा मॉड माइनस मॉड ए मॉड बी से तो बड़ा और प्लस मॉड ए मॉड बी से छोटा, क्योंकि कॉस की बेटा मिनिमम वैल्यू -1 से 1 तक ही होती है, इसलिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर देन ए बोल रखा है ए डॉट बी इज लेस देन 0, ए डॉट बी इज लेस देन 1, ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 1 और बेटा ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, ए डॉट बी कितना होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ए और बी दोनों मेरे यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब मॉड ए कितना होगा? 1 होगा, मॉड बी कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब बेटा ए डॉट बी मेरे पास क्या आ गया? कॉस थीटा, और कॉस थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? -1 से 1 तक। इसका मतलब बंधु हमेशा पॉजिटिविटी नहीं कह सकते, नेगेटिव है नहीं कह सकते, 1 से छोटा है कह सकते हैं, 1 से बड़ा है नहीं कह सकते। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि नेगेटिव भी होता है तो ये काउंट नहीं होगा, नहीं सॉरी पॉजिटिव भी होता है तो ये काउंट नहीं होता, नेगेटिव भी होता है तो ये भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, कौन बंधु? बंधु बचा ये वाला 1 से छोटा। ठीक है, तो आंसर इज बी। अगला देखिए बेटा, अगला क्या बोल रहा है? प्रूव दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए देखिए बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर बेटा मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं तो ये क्या देगा बेटा? ये मॉड ए स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू मॉड बी, मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? या ध्यान से देखना बेटा, हम जानते हैं ये मेरा, हम जानते हैं ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और बेटा जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा? 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, क्योंकि कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी बेटा? इस पूरी की वैल्यू बेटा, इस पूरी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 0 से लेके मॉड ए मॉड बी का होल स्क्वायर तक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला हेडिंग देखिए बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो बेटा जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, जरा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान रखिएगा बेटा। देखो हम क्या बोलते हैं, हमारे पास जात होता है बेटा, प्रोजेक्शन कितना होता है बेटा? मेरे पास प्रोजेक्शन होता है, देखो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और बेटा ये मेरा थीटा है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन क्या आएगा? यही आएगा इधर। ठीक है, तो इतनी दूरी को पहली बात तो मैं बोलूंगा क्या, ये हो जाएगा बेटा मॉड बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। याद आया, मैंने पहले भी आपको बताया था, है ना। अब बेटा कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा कितना होता है बेटा? ये थीटा एक्चुअल में कॉस थीटा किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो कॉस थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा बेटा मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए मॉड बी। होगा नहीं होगा? ठीक है, तो बेटा मैं प्रोजेक्शन ऑफ बी क्या बोल सकता हूँ? तो बेटा मैं बोल सकता हूँ बी वेक्टर मॉड बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए मॉड बी। बोल सकता हूँ मॉड ए मॉड बी कट गया, और इधर क्या आएगा बेटा? इधर आएगा ए वेक्टर। क्या आएगा नहीं आएगा? तो बेटा मुझे क्या मिला? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए इंटू में ए कैप। ठीक है, अब सर ए कैप क्या होता है? ए कैप के बारे में हम कौन क्या जानते हैं बेटा? ए कैप के बारे में हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है ना। ए कैप कितना होता है बेटा? ए कैप होता है हमारे पास हाँ जी, ए कैप क्या होता है बेटा? अपॉन मॉड ए। ठीक है, ए कैप कितना होता है बेटा? ए कैप होता है बेटा मेरे पास ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए। होता है नहीं होता? तो बेटा मैं इसको ये भी बोलते हैं कई लोग हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर, बाहर ए वेक्टर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है लिखने का। ठीक है, प्रोजेक्शन का। ठीक है ना। होल्ड करिएगा बेटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बट जो मोस्टली हमारे काम आता है बेटा, मोस्टली काम आने वाला फॉर्मूला बेटा मेरे पास ये वाला होता है। कौन सा, ये वाला होता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे जो हमसे गलती मत करिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि भैया बी का मैंने प्रोजेक्शन लिया है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, ठीक है। बच्चा कई बार उल्टा कर देता है, तो एक बात ध्यान रखिए, हिट याद कराने का तरीका बताया, कुछ खास वो नहीं है, याद करने का तरीका बता रहा है। ये एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, अगर ये आदमी इस पे गिरेगा तो आवाज कौन निकालेगा तेज, नीचे जो लुटा हुआ आदमी, कोई तो आवाज निकालेगा, आ 3 बार आ, ठीक है। हाँ, तो आवाज जब गिरेगा तो आवाज किसकी निकली, देखो इसमें कौन कौन चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, ए हो रहा है, ए, तो ए कितनी बार आएगा, 3 बार आ, ठीक है। और बी एक बार जाएगा अकेला, बी गिरा और एक ही आवाज निकली आ, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखिएगा, जो जिस पे गिर रहा है वो ज्यादा रहेगा और जो गिर रहा है वो कम रहेगा। तो क्या, बी का प्रोजेक्शन ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। ए बी महोदय पे गिर गए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अलावा बेटा अगर मैं परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करूं, इसकी इस वाले वेक्टर की, परपेंडिकुलर वेक्टर की, तो जरा ये समझिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर वेक्टर टू प्रोजेक्शन वेक्टर एमबी, ठीक है, एमबी प्रोजेक्शन वेक्टर का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये। तो बेटा मैं जानता हूं ये होगा मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ठीक है, इसको मैं बोल दूं एम बी, और बेटा मैं इसको बोल देता हूं ओ एम, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ओ एम प्लस एम बी इज इक्वल टू ओ बी, कौन सा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, नहीं होगा। अच्छा, तो बेटा यहां से मेरे पास एम बी कितना आ गया, बेटा मेरे पास एम बी आ गया ओ बी माइनस ओ एम, एम बी कितना आ गया, एम बी ये रहा, एम बी कितना आ गया, ओ बी माइनस ओ एम, ठीक है। ओ बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी वेक्टर, और ओ एम की वैल्यू कितनी है बेटा, अभी हमने निकाली, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए इंटू ए कैप, इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा कि हमारे ये कई बार काम आने वाला है, इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत डबल निशान लिखा है, ठीक है ना। हमें कहा 3D का बेस हम डालते जा रहे हैं, 3D का बेस हम धीरे धीरे डालते जा रहे हैं, पहला लाइन वेक्टर लाइन, दूसरा प्रोजेक्शन, क्योंकि 3D में जब आप बात करोगे तो प्रोजेक्शन की बात होगी, ठीक है ना। हाँ चलिए, प्रोजेक्शन की बात होगी और ये परपेंडिकुलर जो दूरी होती है ना, ये इसकी भी बात होगी, ठीक है ना। हाँ, तो 3D में हम 3D का थोड़ा थोड़ा बेस डालते जा रहे हैं लगातार। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, इफ m वेक्टर इज डिकम्पोज्ड इनटू परपेंडिकुलर एंड पैरेलल वेक्टर टू n वेक्टर देन वेक्टर्स आर, मतलब बेटा सिंपल सी बात है, m को अगर मैं n पे प्रोजेक्शन मतलब उसको कंपोनेंट निकालता हूं पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, ठीक है। एक तरह से देखिए तो बेटा यही बात बोली गई है। हाँ, अब बेटा एक बात और समझना, इसमें जो खास बात है आपको मैं बता देता हूं कि इसमें जो बंदा समझता है वो बंदे गलती क्या करते हैं कि वो m को n पे तोड़ते हैं, वो m को n पे तोड़ता है, मतलब m मेरा खड़ा रहता है, वो m को n के ऊपर घेरते हैं, ठीक है ना। बट बेटा इस लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज से उल्टी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार बताया था कॉन्ट्राडिक्टरी लैंग्वेज, ठीक है ना, याद है ना आपको, शायद प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया था कि ये बोलता तो ये है बट इसका मीनिंग उल्टा समझना है, मुझे याद आया। हाँ, लैंग्वेज के अंदर बताया था, तो बेटा इसका ये मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है अगर इफ m इज डिकम्पोज इनटू परपेंडिकुलर एंड पैरेलल ऑफ वेक्टर n, तो इसका मतलब ये बेटा n जो है उसका मुझे प्रोजेक्शन लेना है m के ऊपर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये लैंग्वेज सीधे आती है तो ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज आती है तो इसका मतलब m, तो मैं क्या बोलूंगा, ये हाँ, इसका मतलब ये मेरा n वेक्टर होगा और ये मेरा n वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी n डॉट m अपॉन m इंटू m वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी n वेक्टर माइनस n डॉट m अपॉन मॉड m इंटू m कैप, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अब बेटा अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा, a डॉट b
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट सी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर भैया मुझे दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने बोल दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और दूसरा मैंने बोल दिया बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। सिमिलर जे डॉट जे 1 होता है, बाकी दोनों 0। सिमिलर के डॉट के 0 होता है, बाकी दोनों 0, ठीक है ना। तो बेटा जब मैं दोनों का डॉट निकालूंगा तो आई आई वाला कंपोनेंट बचेगा, जे जे वाला कंपोनेंट बचेगा और के वाला कंपोनेंट बचेगा। जब जब आई का मल्टीप्लाई आई से होगा वो कंपोनेंट बचेगा, जब जब जे का मल्टीप्लाई जे से होगा वो कंपोनेंट बचेगा, और जब जब के का मल्टीप्लाई के से होगा वो कंपोनेंट बचेगा। बाकी सारे शून्य बटे सन्नाटा 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो मैं क्या बोलूंगा, बी वन बी टू प्लस ए वन ए टू, सॉरी ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई b2 से होगा तो आई जे का मल्टीप्लाई होते 0, जब a1 का मल्टीप्लाई b3 से होगा तो आई के का मल्टीप्लाई होते 0, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ a1 b1 इंटू a2 b2 प्लस में प्लस a3 b3, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, एक बात और समझना बेटा, अगर मेरे पास कभी भी cos थीटा आपको निकाल, cos थीटा कितना होता है, a डॉट बी, a डॉट बी होता है नहीं होता, तो सर a डॉट बी का मतलब क्या हुआ, a डॉट बी को बेटा अभी मैंने पढ़ा यहाँ पे, ये रहा, ये क्या लिखा हुआ है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। बेटा क्या मैं इसको समेशन a1 b1 लिख सकता हूँ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, मॉड कितना होता है बेटा, मॉड कितना होता है बेटा, मॉड होता है समेशन, समेशन में हम जाते हैं, मॉड का मतलब होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो बेटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट समेशन a1 स्क्वायर, n2 में मॉड बी की जगह अंडर रूट समेशन b1 स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ध्यान रखिएगा बेटा, कई बार सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से भी दे रखा होता है, ठीक है। अगर इस तरह से दे तो कंफ्यूज नहीं होना कि भैया सर फॉर्म देख के झन्नाटा आ गया हमको तो, ठीक है। अच्छा, आगे क्या होगा, अगर दोनों परपेंडिकुलर तो डॉट 0 पढ़ा चुका हूं, अगर दोनों पैरेलल तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के। बेटा देखो ए डॉट आई कितना होता है बेटा, ए डॉट आई होता है ए वेक्टर ओनली a1, क्योंकि अगर मैं पूरे से आई का डॉट करूंगा तो देखो ये 0 ये 0, मुझे क्या मिलेगा, ओनली a1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ओनली a1, इसका मतलब ओनली a2j और बेटा इसका मतलब a3k, ठीक है। इज इक्वल टू ये कितना आ गया, ए वेक्टर, मतलब ये बेटा मुझे ए वेक्टर ही दे रखा है, ठीक है ना। अब जरा बेटा एक बात और समझना, अगर कभी भी मैं ए वेक्टर डॉट आई अपॉन मॉड आई करूंगा इंटू आई करूंगा, ए वेक्टर जे वेक्टर अपॉन मॉड जे, ठीक है, इंटू ए वेक्टर डॉट के वेक्टर अपॉन मॉड के इंटू के कैप, कितना आएगा, ए वेक्टर आएगा नहीं आएगा? सर क्या किया बेटा, ऊपर वाली चीज है एज इट इज, मैंने सिर्फ मॉड ए आई का मल्टीप्लाई कर दिया और वो कितना होता है, 1 ही तो होता है। इसको मैंने क्या बोल दिया, जे का मॉड, इसको मैंने क्या बोल दिया, के का मॉड। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट को हम, मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म बताई है, ठीक है। बेसिकली हम इसे क्या बोलते हैं, इफ एनी वेक्टर आर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी भी ए वेक्टर को, किसी भी आर वेक्टर को अदर 3 वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, अदर 3 वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बेटा मैं इसे लिखूंगा कैसे, बेटा मैं इसे लिखूंगा आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ए कैप, ठीक है, प्लस आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी कैप प्लस आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर सी कैप। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो देखो एक बात मैंने आपसे पहले कही होगी शायद, कि बेटा कोऑर्डिनेट का मतलब होता है 2D को जो हम पढ़ते हैं तो बेटा किसी भी चीज की पोजीशन मुझे बताने के लिए 2 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बेटा हम एक्स और वाई के 2 पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? या फिर जब मैं उसको पोलर फॉर्म में बताऊंगा तो बेटा आर
और थीटा के फॉर्म में बताऊंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? वही बेटा, अगर मुझे किसी चीज को 3D में रिप्रेजेंट करना होता है तो बेटा मुझे उसके लिए थ्री रेफरेंस पॉइंट्स मुझे लेने पड़ते हैं, 3 रेफरेंस लेने पड़ते हैं, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो कोई भी 3 पैरामीटर हो, उन्हीं के रेफरेंस से बेटा मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, नॉर्मल जो हम वेक्टर होते हैं बेटा, हम उसको 3 रेफरेंस कौन कौन से लेते हैं बेटा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रेफरेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है ना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा इस क्वेश्चन में, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं किसी आर वेक्टर को एक्स वाई जेड के रेफरेंस में ना लेके ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के रेफरेंस में लूं तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर आप देखें तो हम बेसिक पे ही चलते हैं कि भैया जब मुझे किसी भी चीज को, ये मान लो ये मेरा एक वेक्टर था, ये रहा, ठीक है, अगर मैं इसको इन तीनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता था तो बेटा मैं इस लाइन का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेता था। ठीक है, मान लो ये आर है तो मैं बोलता था इसको ये मेरा ए हो गया, आई कैप, इधर मेरा जे कैप और इधर मेरा के कैप। याद है सभी को, जो इधर प्रोजेक्शन जाता था वो मेरा आई कैप हुआ करता था, इधर जाता था वो मेरा के कैप हुआ करता था। तो बेटा एक्चुअल में मैं क्या करता था, अगर मेरे थीटा ये, तो बेटा ये दो होता था आर कॉस थीटा, होता था नहीं होता था, और बेटा इसको मैं बोला करता था ए वन आई कैप। जो इधर होता था बेटा ये होता था ए कॉस अल्फा, अगर ये अल्फा है तो। ठीक है, आर ये हुआ करता था बेटा मेरे पास ए टू, तो मैं बोला करता था ए टू जे कैप। ठीक है, और जो इधर हुआ करता था बेटा वो हुआ करता था ए थ्री के कैप। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अभी भी मैं वही काम कर रहा हूं कि अगर भैया मैं एक्स वाई जेड की जगह कोई और 3 वेक्टर लेता हूं, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, तीसरा वेक्टर ये हो गया, ठीक है, और आपको कोई चौथा आर वेक्टर को इन तीनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, आर वेक्टर को, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं आर वेक्टर की तीनों पे इमेज ले लूंगा। ठीक है, और बेटा हम जानते हैं जब आर की, मान लो मुझे ये मेरा ए वेक्टर है, ए वेक्टर पे इमेज जाएगी, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, आर गिरा ए पे तो आवाज किसकी निकली, ए पी, ए की, तो आर वेक्टर और डॉट ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए, याद आया, इनटू में ए कैप। जब ये गिरा बी पे तो फिर से आवाज निकली बी की, तो आर वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर अपॉन मोड बी इनटू भार बी कैप। ठीक है बेटा, सेम निकलेगी सी की, और जब मैं तीनों को रिप्रेजेंट करूंगा तो एक्स वाई जेड तीनों का टर्म में रिप्रेजेंट हो गया। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? ठीक है, हाँ, तो जो हमने, तो बेटा इसका हम कई बार यूज कर लेते हैं एक्स वाई जेड को किसी और के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है ए आई कैप का होल स्क्वायर प्लस ए जे कैप का होल स्क्वायर प्लस ए के कैप का होल स्क्वायर। हाँ, ये क्या होगा, बड़ा सिंपल है बेटा, ए आई कितना होता है ए वन स्क्वायर, ए जे ए वेक्टर डॉट जे कितना होगा ए टू, और ए वेक्टर डॉट के कितना होगा ए थ्री, और तीनों का स्क्वायर है तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। और बेटा ये क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा मॉड ए का होल स्क्वायर। क्या याद आया नहीं आया? मॉड ए कितना होता है बेटा मेरे पास, मॉड ए होता है अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, होता है नहीं होता? ठीक है, तो अगर मुझे अंडर रूट नहीं चाहिए तो बेटा मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को यहाँ कर दूंगा। ठीक है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लॉलीपॉप सा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन मुझे बोल रखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 के कैप आर एक्यूट एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन फाइंड इंटरवल ऑफ ए, देन फाइंड इंटरवल ऑफ ए। बेटा देखिए अभी हमने पढ़ा था, अभी हमसे बोल रहा है कि भैया ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या बना रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है। और हमने एक्यूट का मतलब पढ़ा था कि बेटा अगर मैं एक्सिस उस वेक्टर का, दो वेक्टर का अगर मैं डॉट लेता हूं तो एक्यूट होने की केस में बेटा मेरा एंगल लेस देन 0 आता है, ए डॉट भी बेटा मेरा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब सर एक तो मेरा आर वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर क्या होगा बेटा, बेटा दूसरा वेक्टर हो जाएगा बेटा मेरा एक्सिस। जब मैं उसका एक्स एक्सिस से डॉट लूंगा, एक्स एक्सिस होने का मतलब क्या होता है बेटा, आई कैप। क्लियर? तो आर डॉट आई कैप कितना होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज ओनली ये ए स्क्वायर माइनस 4 क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, क्योंकि आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। ठीक है, अच्छा जब मैं आर डॉट जे करूंगा तो सिर्फ 2 मिलेगा, और बेटा जब मैं आर डॉट के करूंगा तो बेटा मुझे माइनस ए स्क्वायर माइनस के मिलेगा।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मुझे मिल गया a इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब बेटा यहाँ से मुझे मिल गया -3 से 3। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ तो देखो ये मिलेगा, ये मेरा -3, ये मेरा -2, ये मेरा 2 और ये मेरा 3। ये बोल रहा है -3 से 3 तक और ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी। कॉमन पार्ट क्या आया बेटा? -3 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है बेटा? इफ ए वेक्टर सी वेक्टर सी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर set such that a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 and m is equal to a dot b plus b dot c plus c dot a, then a आपको दे रखा है m is positive, b दे रखा है m is negative, c दे रखा है m is equal to 0 और d दे रखा है बेटा none। d क्या दे रखा है? none। बेटा देखिए, देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है, फिर आपसे पूछा है ए बी बी सी सी ए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इन दोनों का रिलेशन बेटा स्क्वायर करने पे मिलता है मुझे, इन दोनों का रिलेशन मुझे स्क्वायर करने पे मिलता है। तो अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? समेशन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन ए बी इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू समेशन ए बी कितना मिल गया बेटा? माइनस समेशन ए स्क्वायर। और बेटा समेशन ए स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। स्क्वायर का सम क्या होगा? पॉजिटिव होता है। तो माइनस इंटू पॉजिटिव कितना हो गया? नेगेटिव। दैट इज समेशन ए बी कितना आ गया? नेगेटिव। तो एम कितना आ गया? नेगेटिव। दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला मुझे क्वेश्चन दे रखा है, ए आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, बी वेक्टर मुझे दे रखा है बेटा आई कैप माइनस 2 के कैप 2 जे कैप सॉरी आई कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप आर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन फाइंड एंगल बिटवीन द डायगोनल। एंगल बिटवीन द डायगोनल। बेटा देखो अगर मुझसे डायगोनल की बात की हुई है तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ये मेरा बी वेक्टर हो गया। बड़ा बड़ा इजी क्वेश्चन है। कैसे सर? बेटा ये डायगोनल क्या होती है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये डायगोनल क्या होती है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर बेटा एक को मैं एम मानता हूँ, एक को मैं एन मानता हूँ, ठीक है ना? हाँ जी, तो एम को मान लो मैंने मान लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो दोनों को ऐड कर दो। देखो आई से आई कट गया, 4j माइनस 4k 4j माइनस 4k। ठीक है ना? ओके। और जब मैं n निकालूंगा तो माइनस करूंगा, तो माइनस करने पे ये पॉजिटिव हो गया, ये बिंदु नेगेटिव और ये बिंदु पॉजिटिव। ठीक है, तो 2j से 2j कट गया, तो मुझे क्या मिल गया बेटा? मुझे मिल गया 2i माइनस 2k। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, मुझे दोनों वैल्यूज मिल चुके हैं। अगला काम क्या होगा? एंगल बिटवीन द थीटा। एंगल कितना होता है बेटा? ये होता है बेटा cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड बी, a डॉट बी मॉड a मॉड बी। ठीक है, तो बेटा जब मैं डॉट लूंगा तो दोनों का मल्टीप्लाई और बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और डॉट लेने पे a डॉट बी 0 इंटू 0 0 आई। हाँ बेटा देखिए डॉट लेने पे देखो जब बेटा मैं लूंगा, इधर देखो आई है इधर जे है, इधर आई है और इधर जे है, तो इधर आई का कंपोनेंट क्या हुआ? 0, इधर जे का कंपोनेंट हुआ 0, तो 0 इंटू 2 आई के लिए, उसके बाद 4 इंटू 0 के लिए, और बेटा लास्ट में बेटा -4 इंटू -4 सॉरी 4 इंटू 0 जे के लिए, और -4 इंटू -2 कितना हो गया बेटा? के लिए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अंडर नीचे क्या मिल गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 16 प्लस 16 और बेटा इसके लिए अंडर रूट 4 प्लस 4। क्लियर? ठीक है ना बेटा? जब आप इसको कॉमन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो आपको मिल जाएगा, ऊपर तो मिल जाएगा 8, नीचे क्या मिल जाएगा? रूट में 32 और इधर मिल जाएगा बेटा रूट में 16। तो बेटा ये तो हो गया, सीधे 4 लिख दूं, 4 लिखते ये बंदूक गायब। ठीक है, और इसमें से मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना? हम नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। ये 16 होगा, ये 8 होगा, ये क्या होगा बेटा? ये मेरा रूट ए होगा। ठीक है, हाँ। तो इसमें से बेटा अगर मैं 16 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बच गया? 2 बचा, बचा नहीं बचा? बाहर क्या निकल जाएगा बेटा? बाहर निकल जाएगा 4। ठीक है ना? हाँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। इसमें से भी क्या हुआ बेटा? इसमें से ही बेटा मेरा 2 कॉमन निकल गया, बाहर 2 निकल गया, बाहर क्या बच गया? बन गया 2। ठीक है, तो बेटा ये दोनों इसको पूरा काट देंगे, मुझे क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट में 2 इंटू 2 दैट इज रूट 4, दैट इज 1 अपॉन 2। ठीक है ना?
cos थीटा इज इक्वल टू 2 किस पे होता है 60 पे। आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा इफ u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर आर 3 vectors such that projection of u vector on projection of v vector on u vector is equal to projection of w vector on u vector, ठीक है, and w and v are perpendicular each other, then find modulus of then find modulus of u minus v plus w, u minus v plus w। बेटा देखिए क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि u का जो v पे है प्रोजेक्शन है और w का जो u पे प्रोजेक्शन है, मतलब v का w पे v का u पे प्रोजेक्शन और w का u पे प्रोजेक्शन बेटा दोनों मेरे इक्वल है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या बोलूंगा, v का w पे क्या होगा बेटा, u वेक्टर डॉट w वेक्टर डॉट u वेक्टर अपॉन मॉड u इंटू यू कैप, ठीक है। और क्या जाएगा बेटा, और जाएगा बेटा u वेक्टर डॉट v वेक्टर डॉट u वेक्टर अपॉन मॉड u तो यू कैप, जाएगा नहीं जाएगा। और बेटा ये दोनों मेरे इक्वल हैं, ये दोनों मेरे इक्वल हैं, ठीक है। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी स्केलर क्वांटिटी और ये पूरी स्केलर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर चीज प्रोवाइड कर रहा है यू, ठीक है। तो बेटा मैं यू को काट नहीं सकता क्योंकि यू मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। बट स्केलर क्वांटिटी में छेड़छाड़ कर सकता हूँ। तो देखो ये मेरा मॉडुलस स्केलर, ये मॉडुलस, ये बेटा मेरा स्केलर, दोनों कट गए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और दोनों सेम डायरेक्शन के सेम अगर दो वेक्टर आपस में सेम होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर को मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर सकता हूँ। याद है कि नहीं, आई कैप के कोएफिशिएंट को इक्वल करते थे, जे कैप के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करते थे, क्या याद है सभी को? नहीं है तो बेटा मैं क्या यहाँ पे जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं क्या वो भी इक्वल होंगे नहीं होंगे? इसका मतलब v वेक्टर डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट w वेक्टर डॉट u वेक्टर होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? पहली बात, ठीक है। दूसरा बेटा मुझे एग्जामिनर क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि u और v और w परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मैं v डॉट w में बोल सकता हूँ 0। क्लियर? अब बेटा एक बात खुद सोचना कि मुझे u माइनस वी प्लस डब्ल्यू चाहिए, ठीक है, और मुझे v डॉट w v डॉट u और w डॉट u दे रखा है, ठीक है। तो बेटा एक बात समझो, अभी मैंने आपसे बहुत बोली थी प्रीवियस क्वेश्चन में, कहाँ गया, हाँ, कि इनमें और इनमें रिलेशन किस चीज का होता है, होल स्क्वायर का। क्या सभी को याद है? नहीं है? मैंने कहा था अगर इसकी इससे मुझे लिंकिंग करनी है तो होल स्क्वायर मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका मतलब यहाँ पे भी ऑप्शन क्या है बेटा, मेरे पास साफ साफ दिख रहा है होल स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो मैं क्या करूंगा, ये वैसे भी मॉड है, मॉड को हटाने के तरह क्या होता है, होल स्क्वायरिंग। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको होल स्क्वायर करके ओपन कर दूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जैसे इसका होल स्क्वायर हुआ कितना दे देगा बेटा, मॉड यू का होल स्क्वायर प्लस मॉड वी का होल स्क्वायर प्लस मॉड डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस में, पहले इन दोनों का होगा तो नेगेटिव में, माइनस में 2 यू डॉट वी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का होगा तो माइनस में v डॉट डब्ल्यू, माइनस में v डॉट डब्ल्यू, और बेटा लास्ट में w और u का होगा तो बेटा प्लस में 2 u डॉट डब्ल्यू। होगा नहीं होगा? बेटा जरा ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल थे, मतलब ये और ये कट गए, ठीक है। ये कितना था 0, मतलब ये हो गया 0, ठीक है। तो बेटा इसकी ये स्क्वायर के बराबर था, तो बेटा जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, अंडर रूट आएगा, नहीं आएगा? तो मुझे क्या मिल गया, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन हार्ड नहीं था बट अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्या, मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बिल्कुल एलिमेंट्री बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने उठाते हुए क्वेश्चन को एनालाइज किया है, जिससे कि हमारा आंसर आया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट। बेटा देखिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर से मैं आपसे फिर से कुछ बोलना चाहूंगा, लगातार बैक टू बैक मैं आपसे बोल रहा हूँ। फंक्शन में भी मैंने बोला था मॉड का इलाज क्या होता है, स्क्वायरिंग। देखा, इधर मॉड था स्क्वायरिंग। देखो जितना भी मैंने मॉड मॉड पे हमने क्वेश्चन किए हैं, डेरिवेशन किए हैं, सब ये मैंने बोला था बेटा मॉड आ गया, मॉड को हटाने का एक ही इलाज है, स्क्वायर करो। क्या याद है कि नहीं है? अब सब बट इसका स्क्वायर मैं कैसे करूँ, दो दो मॉड दे रखे हैं भाई, दो दो मॉड दे रखे हैं यार, दो दो मॉड, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा ये रहा ये रहा। हाँ मैं शरीफ आदमी भैया, मैं इस मॉड को लिख दूंगा जो मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा।
बट सर दो दो दे रखे तो ऊपर से रूट लगा दूंगा। लो भैया हो गया काम। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर से इसमें भी क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, ऊपर से रूट लगा दूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई थिंक तीसरी बार अभी आया ये, जस्ट बैक टू बैक तीसरी बार हमने इसको यूज किया कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर का रूट प्लस मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर का रूट। तो बेटा अंदर मुझे क्या मिल गया, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू ए मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस में मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस टू ए मॉड बी कॉस थीटा। अब बेटा ए और बी क्या है, मेरे यूनिट वेक्टर, तो बेटा ये क्या हो गया, 1 + 1 2 प्लस 2 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो बेटा ये हो गया 2 + 2 कॉस थीटा। और ये क्या मिल गया बेटा, 2 - 2 कॉस थीटा। मिला के नहीं मिला? जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, 1 + cos थीटा। और बेटा वो कितना होता है बेटा, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक 2 बेटा मेरा बाहर ऑलरेडी कॉमन लेके बेटा, तो कितना हो गया बेटा, मुझे स्क्वायर को अंदर मिल चुका है 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेटा जब मैं उस पर रूट लगाऊंगा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 cos थीटा बाई 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेम बेटा यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, 2 cos थीटा बाई 2। तो आपको ऑब्वियसली प्लस माइनस भी तो हो सकता है ना, मैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने 2 को बाहर निकाल लिया तो अंदर मुझे क्या मिला, sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, अगर प्लस माइनस भी होता तो यहीं पे प्लस माइनस चलता रहता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, √a² प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम कितनी होती है, माइनस √a² प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा इसकी मैक्सिमा कितना हो जाएगा, √2, और मिनिमा कितना हो जाएगा, -√2। तो बेटा इसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई बेटा, -2√2 से लेके 2√2 तक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2√2, मिनिमम वैल्यू -2√2। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा फिर से एक इजी क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, बेसिक को यूज करते हुए बनाया गया क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और बेटा ऐसे क्वेश्चन जेई के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ E2 कैप find E2 cap in term of E1 cap and N cap। बेटा देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो एन में मुझे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है ना। और अगर मुझे इंटरनल बाइसेक्टर कोई दे रखा होता है तो बेटा उसके बारे में क्या जानता हूं, देखो मैं जानता हूं कि एन वेक्टर एन कैप कितना होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो एन कैप कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लैम्डा टाइम ऑफ E2 स्क्वायर, E2 का कैप प्लस में माइनस E1 का कैप। सर माइनस कैसे बेटा, हमको दोनों ऑप्शन देखना था, याद है ना, एंगल जो हमने देखा था पैरेललोग्राम में, रोम्बस में, दोनों मेरे बाहर थे, ठीक है। इसने E1 को अंदर शो कर रखा है तो मुझे बाहर लेके ले लूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, उसको नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मेरा E2 कितना आ गया बेटा, मेरे पास यहाँ से E2 आ गया एन कैप अपॉन लैम्डा प्लस E1, आया नहीं आया? अब प्रॉब्लम की बात क्या है बेटा, प्रॉब्लम की बात बेटा मेरे पास ये है कि मेरे पास मुझे E1 और एन के टर्म में तो निकालना है, बट यहाँ पे लैम्डा एडिशनल आ रहा है, लैम्डा मेरा एडिशनल आ रहा है, वो मेरा पंगा कर रहा है, ठीक है। तो मैं कैसे करूं? तो बेटा सीधी सी बात है, ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी यूनिट वेक्टर की बात छिड़ी जाए, ठीक है, तो एक बात दिमाग में गांठ बांध लेना कि यूनिट वेक्टर आ गया मतलब मॉड, मेरे क्वेश्चन में मॉड, उसके मॉडुलस की यूज होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, क्वेश्चन में उसके मॉडुलस के यूज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पहले सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर अटक जाओ तो तुरंत मॉड ले लो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? अगर अटक जाओ तो तुरंत मॉड ले लो। और बेटा एन कैप देखो E2 कैप है जो बेटा मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मॉडुलस क्या होगा बेटा, इसका मॉडुलस होगा 1। तो मैं क्या करूंगा, इसका मॉड हो जाएगा मेरा 1। सर मॉड कैसे हटाऊं, स्क्वायरिंग, मॉड कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग। तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड एन कैप का होल स्क्वायर, मॉड एन कैप अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर, तो मॉड एन कैप तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, प्लस मॉड E1 कैप का होल स्क्वायर, तो बेटा E1 कैप 1 हो गया, तो ये हो गया 1, प्लस 2 मॉड एन कैप अपॉन लैम्डा इंटू मॉड E1 कैप इंटू कॉस थीटा, मॉड एन कैप 1 मॉड E1 कैप 1, तो बेटा 2 बाई लैम्डा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। होगा नहीं होगा, देखो देखो 1 से बेटा 1 कटा, कटा नहीं कटा, अगला काम सब कुछ एलसीएम ले लिया, तो बेटा मुझे यहाँ से लैम्डा मिल गया -1 अपॉन 2 कॉस थीटा। तो बेटा E2 कितना आ गया, एन कैप अपॉन -1 अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस E1। तो बेटा E2 मेरे पास कितना आ गया, E2 इज इक्वल टू एन कैप, E2 इज इक्वल टू E1 कैप -2 कॉस थीटा एन कैप। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A vector, B vector, C vector are three vector of equal magnitude such that angle between A vector and B vector is alpha, B vector and C vector is beta,
and between C vector and A vector is gamma. Then find minimum value of summation alpha beta gamma. बेटा देखिए मेरे पास तीन हैं, मेरे पास क्या दे रखे हैं बेटा, मेरे पास तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। और बेटा मुझे समेशन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा चाहिए, ठीक है। कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस गामा बेटा मुझे समेशन में चाहिए, ठीक है। दूसरे बेटा तीनों की मॉडुलस वैल्यू मुझे इक्वल दे रखी है। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है, इसका मतलब मुझसे एग्जामिनर इनडायरेक्ट में बोलना चाह रहा है ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कभी भी अगर ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए तीनों चाहिए, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूंगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा बेटा, हाँ जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। और मुझे मिनिमा निकालना है, मतलब कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी, स्क्वायर है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। दूसरा बेटा बोला हुआ तीनों मेरे इक्वल है, इसका मतलब मॉड ए मॉड बी मॉड सी को लैम्डा बोल दूं। तो बेटा यहाँ से मुझे कितना मिल गया, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा प्लस 2 मॉड बी मॉड सी कॉस बीटा प्लस 2 मॉड सी मॉड ए कॉस गामा, ठीक है। बेटा अब देखो सबकी वैल्यू ए और बी, ए बी सी तीनों को अल्फा अल्फा डाल दिया, तो बेटा यहाँ से मुझे मिल गया 3 अल्फा स्क्वायर, यहाँ से बेटा 2 अल्फा स्क्वायर कॉमन, अंदर बेटा मुझे मिल गया समेशन कॉस अल्फा, समेशन कॉस अल्फा। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया, समेशन कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। हमारा क्वेश्चन डन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप कॉमा 5i कैप प्लस 6j कैप कॉमा 8i कैप प्लस लैम्डा j कैप हैव सेम इनिशियल पॉइंट 1,1. फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 3 वेक्टर्स आर वेनिश्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। बेटा इसका मतलब ये है कि अगर मैं 0 1,1 से इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ता हूं, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ता हूं तो बेटा ये तीनों की तीनों पॉइंट बेटा एक स्ट्रेट लाइन पे जाके खत्म हो रहे हैं। कहां पे खत्म हो रहे हैं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पे जाके खत्म हो रहे हैं। मतलब बेटा तीनों पॉइंट बेटा, जो मेरे तीनों पॉइंट है बेटा वो कहां पे लाई कर रहे हैं बेटा, मेरे तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या। बेटा इनिशियल पॉइंट का मतलब ये है कि 1,1 की ये जो मुझे दे रखा है बेटा, ये मुझे पोजीशन वेक्टर दे रखा है इन पॉइंटों का विद रिस्पेक्ट टू 1,1, विद रिस्पेक्ट टू 1,1। चलिए बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा देखिए मैंने बोला था कि ये मेरे क्या है, रिलेटिव पॉइंट वो है, पोजीशन वेक्टर है विद 1,1। तो ओरिजिनल क्या होगा बेटा, हम जानते हैं बेटा ओरिजिनल होगा, ये होगा 3, क्योंकि 1 से ऐड रेफरेंस लिया तो 0 से रेफरेंस होगा तो कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 3,4। इधर बेटा कितना आएगा 6,7, ठीक है। इसके लिए कितना आएगा बेटा 9, लैम्डा प्लस 1, 9, लैम्डा प्लस 1, ठीक है। और बेटा अगर ये तीनों एक लाइन पे ही फिनिश हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि बेटा इनका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो स्लोप निकाल के इक्वेट कर दो। तो 7 - 4 अपॉन 6 - 3 एक ही आ गया। दूसरा लैम्डा प्लस 1 -7 अपॉन 9 - 6 दूसरा आ गया। तो बेटा लैम्डा मेरा कितना निकल गया बेटा, यहाँ से 9 आ गया। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है बेटा, हाँ जी, अगले क्वेश्चन बेटा मुझे बोला हुआ है कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज मेकिंग 30 डिग्री विद ए वेक्टर। आपसे पूछा गया ए मॉड बी इज इक्वल टू 2 मॉड ए, बी मॉड ए इज इक्वल टू 3 मॉड बी, सी मॉड ए इज इक्वल टू 2 मॉड बी, और बेटा डी नन ऑफ दिस। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, मुझे बोल रखा है डॉट होने का मतलब दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, इनकी ये रिजल्टेंट मेटा हाइपोटेनियस, ठीक है। बीच का एंगल बेटा कितना आ गया 30 डिग्री, और ये अगर 30 डिग्री तो मुझे 10 30 कितना मिल जाएगा, मॉड बी अपॉन मॉड ए। तो बेटा मॉड ए कितना मिल गया, √3 मॉड बी। इसका मतलब क्या हो गया, डी इज नन ऑफ दिस। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए बेटा आज की क्लास हम यहीं पे फ्री करते हैं, अगली क्लास में बेटा हम एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए बाय टू।